सैलरी में हम लोग बात कर रहे थे रेंट फ्री अकोमोडेशन की, ठीक है ना। ये परक्विजिट होता है जो एम्प्लॉयर की ओर से अपने एम्प्लॉय को मिलता है, यानी कि रहने का मकान मिल गया फ्री में। एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई आप यहाँ काम करते हैं तो लीजिए हमारा मकान में आप रहिए, हम आपको दे रहे हैं, इसमें आप रहिए, इसका कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री में आपको दिया जा रहा है, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए फ्री में मकान मिला है एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की ओर से, ठीक है। तो ये एक सुविधा हो गई, इसको बोलते परक्विजिट में आता है क्योंकि नॉन कैश फॉर्म में है, ठीक है। अब इसकी टैक्सेबिलिटी होगी क्योंकि इनकी सुविधा मिला है, इनका फायदा हुआ है, एम्प्लॉय का फायदा मिला। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये रूम न देता, घर न देता, तो आप कहीं किराया पे लेके रहते तो आप उसका पेमेंट करते, वो पैसा आपका बच गया, मतलब आपका फायदा हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, इस फायदे इनकम पर आपको टैक्स देनी पड़ेगी। तो क्या वैल्यू होगा उसका, कितने वैल्यू पर टैक्स देना होगा, जो सुविधा मिला है कैसे मिला देंगे, तो इस तरह निकालने से होता है वैल्यूएशन, ठीक है। कैसे होता है, देखो दो एम्प्लॉय, गवर्नमेंट इसमें बताया गया दो एम्प्लॉय होंगे, या तो वो क्या होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, ठीक है ना, या होगा अदर एम्प्लॉय प्राइवेट एम्प्लॉय होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट अपने डिसाइड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या होगा, उसकी सैलरी बेसिस पर, उसकी पोस्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि इसके जो हम उसको सुविधा दिया, हमने जो उसको रूम दिया है, घर दिया, किस टाइप का, किस रैंक, किस कैटेगरी का हमने उसको घर दिया है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से होगी, एज पर गवर्नमेंट रूल पर होगी, हमें इसका वैसा नहीं करना है, वो निकाल दिया रहेगा हर पोस्ट का, तो हम ले लेंगे। अगर बात करते हैं अदर एम्प्लॉय लोगों की, जो अदर एम्प्लॉइज हैं, नहीं प्राइवेट एम्प्लॉइज से बात करते हैं, तो उन पर डिपेंड करता है कि उनको हाउस मिला है तो किस टाइप का उनको हाउस मिला है, ठीक है ना। उनको हाउस मिला अगर तो किस टाइप का हाउस मिला, एक होता है अनफर्निश्ड हाउस, एक होता है आपका भैया फर्निश्ड हाउस, ठीक है ना। अनफर्निश्ड हाउस का मतलब होता है कि ऐसा मकान मिला है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी सुविधा फर्नीचर वगैरह नहीं लगा हुआ है, एक रूम मिला है या घर मिला है जो एकदम सादा है, सिर्फ जमीन है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं है। और फर्निश का मतलब ये होता है कि आपको जो रूम मिला है, घर मिला है, उसमें उस रूम के अंदर बेड भी लगे हैं, सोफा भी लगा है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है इवन, और बहुत सारी जरूरत की सामान्य वस्तुएं हैं जिससे कि आप आराम से लग्जरी से आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ परचेज नहीं करना, आपको बस जाना सिर्फ रहना है। इसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस, सजा सजाया घर है आपका, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। वहां पर एम्प्लॉयर ने सबसे दिया, जाओ जाओ ये चाबी लो, जाओ रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ खरीदना नहीं, कुछ लगाना नहीं है, सब तैयार है, किचन सब है, बर्तन वगैरह सब उसमें है, बनाओ खाओ, गैस सिलेंडर सब है वहीं पर। समझ में आ रही है, टोटल कंप्लीट हो गया हाउस मिला, इसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस है, ठीक है। तो तो अगर हम बात करते हैं अनफर्निश की, पहले मान लो उसको मिलता है अनफर्निश हाउस, तो अनफर्निश हाउस के जो करने का वैल्यूएशन करने का जो तरीका होगा हमारा, उसमें बताया गया हमको ये बात तीन तरह की बना दी गई। पहला बनाया गया, डिपेंड करता है आपका वैल्यूएशन आपकी जहां पर आपको रूम दिया गया है, घर दिया गया है, उस एरिया का पॉपुलेशन, उस सिटी का आपका पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कितना आपका पॉपुलेशन है। और पहला बात कर रहे हैं हम लोग, तीन बातें बता दिया गया, ऐसा शहर में रूम मिला जहां पर आपका पॉपुलेशन 10 लाख रुपए से भी 10 लाख पीपल से कम है, 10 लाख से भी कम लोग रहते हैं, ठीक है ना, छोटा एरिया है, ठीक है। और ऐसा एरिया जहां पर का पॉपुलेशन कहाँ है, उस शहर का पॉपुलेशन क्या है, 10 से 25 लाख के बीच में है, 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम हो। और तीसरा आपका क्राइटेरिया बताया गया है, ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन क्या हो जाए, 25 लाख से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, बन गई। अब जहां पॉपुलेशन 10 लाख से कम रहेगा वहां पर आपको 7.5% आपकी सैलरी का अमाउंट निकाला जाएगा, 7.5% इनकम मानते हुए, रेंट फ्री हाउस की वैल्यू मानते हुए वो टैक्स भर जाएगा। टैक्स नहीं लगा 7.5%, ध्यान रहे, ये 7.5% टैक्स नहीं जमा करना है आपको, ये 7.5% टैक्सेबल वैल्यू आएगी, मतलब आपका इनकम माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा बाद में। ये मत सोचना कि ये 7.5% टैक्स का अमाउंट है, इस सैलरी का 7.5% टैक्स जमा करना पड़ेगा, बच्चे गलती से समझ लेते हैं, तो ये आप नहीं समझना है, ये 7.5% टैक्स अमाउंट नहीं है साहब, ये क्या है, ये 7.5% आपका वैल्यूएशन है, कि आप सैलरी का 7.5% निकालिए, जो वैल्यू आई ये आपकी सुविधा का वैल्यू हुआ, इस पर भी टैक्स लगेगा जो स्लैब वाइज है। हाँ, बात समझ में आ गई है, प्रभात समझ में आई सर? हाँ बोलो सर, इसमें कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है सर, अगर उनका फर्निश्ड हाउस है तो उसमें भी 10% हाँ वो भी, फर्नीचर हाँ का देना पड़ेगा सर? वो तो गवर्नमेंट रूल हिसाब से दिया जाएगा, वो सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो वो सर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है क्या 10% से, मतलब इंक्रीज हो सकता है कि वो स्टेबल रहेगा 10% तक की? इंक्रीज तो नहीं होता है, 10% ही रहता है, लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहता है। ठीक है। क्या, अभी पूरा बता रहे, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट, हो सकता है तुम्हारी जो क्वेरी पूरा हो जाए, ठीक है ना, मेरी बात पूरा सुनिए आप।
तो आई एम श्योर आपके पास कोई क्वेरी बचेगी नहीं, कि मुझे पता है ना कितनी क्वेरियां आती हैं, हम उस तरह बता भी रहे हैं कि कोई क्वेरी बचेगा ही नहीं। लेट मी कंप्लीट एट फर्स्ट, लिसन टू केयरफुली। अब दूसरी बात किया जा रहा है आपसे कि पॉपुलेशन जहां क्या हो 10 लाख से 25 लाख के बीच का हो, तो ऐसे केस में आपकी सैलरी का 10% क्या होगा, वैल्यूएशन किया जाएगा। 10 सैलरी का 10% क्या होगा, आपकी रेंट फ्री हाउस का वैल्यू होगा, यानी आपके ये फायदा आपका माना जाएगा। और अगर आपका पॉपुलेशन जिस शहर में आप रह रहे हैं, रूम मिला है, उस शहर का पॉपुलेशन आपका क्या है 25 लाख से भी ज्यादा है, तो क्या माना जाएगा 15% ऑफ योर सैलरी। आपकी जो भी सैलरी मिलती है आपको ईयरली एनुअल सैलरी, उस सैलरी का 15% आपको मिलेगा। हाँ तो सर यहाँ टिक हुआ है, तो कंफर्म कर दो। चलिए, तो अब रही बात, ये क्या थी हमारी फर्निश वाली बात, अनफर्निश की बात हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रही बात, एक बताना है आपको सैलरी मीन्स का मतलब क्या हुआ। सैलरी में यहाँ जो निकालना है 15%, 10% या 7.5%, किस सैलरी का आपको निकालना है, ये चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। ये चेक कैसे होगा भाई, ये कैसे, कौन से लेंगे, जो बेसिक मिला खाली वही लेंगे, नहीं। यहाँ पर देखो सैलरी मीन्स मतलब यहाँ होता है कि यहाँ पर सैलरी मीन्स आपको जो बेसिक सैलरी मिल रही है वो वैल्यू की जाएगी आपकी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ देखो आप चाहो तो अपने बुक में भी आप देख सकते हो, उसमें तो कहीं दिया बुक में सैलरी मीन्स, या बता दें हम लिखवा दें ऊपर। नकली गोली बनेगी आपके तुरंत, आपका वो सर कहाँ से आ गया। मैंने आपको बताया भी था। तो हम लिखवा दें आपको। चलो हम लिखवा देते हैं आपको, लिख लो यहाँ लीजिए, आप यहाँ लिख लीजिए हमसे। बहुत चीज ऐसी होती है बुक में नहीं रहती, बच्चा परेशान हो जाता है। चलो बता देते हैं, यहाँ लिखो नोट, नोट 1, उसमें लिखिए यहाँ पर सैलरी मीन्स, सैलरी मीन्स। यहाँ पर बच्चा परेशान हो जाएगा कि सैलरी किसका निकाले 15%, 10%। हम यहाँ सैलरी मीन्स मतलब होता है आपका जो मिला है बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस एनी अदर मॉनेटरी रिसिप्ट, ठीक है। यानी कि एनी अदर मॉनेटरी रिसिप्ट कहने का मतलब ये था आपका कि यहाँ पर आपको सारी चीजों को ऐड करना होगा। आपके एम्प्लॉयर से आपको जो जो चीजें मिला हुआ है, बेसिक सैलरी मिला है, डीए मिला है, ठीक है ना, डीपी मिला है, या फिर ऑल जितने भी अदर हैं, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस जो भी कैश फॉर्म मिले हैं वो, और कोई भी अगर मॉनेटरी फॉर्म पैसा मिला है आपको, कुछ भी कैश मिला है, सब आप जोड़ लीजिए। और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका 7.5%, 10% या 15%। बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं यहाँ पर सैलरी मीन्स। अब लिखिए नोट 2, नोट 2 नोट बना लीजिए, तभी समझ में आएगा ना, वरना बुक से पढ़ ले तो इनकम टैक्स सही है, सब परेशान हो जाता है कि सर कैसे हो जा रहा है, समझ नहीं आता है क्या हो जा रहा है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर अब देखो, जब हम फर्निश की, अनफर्निश में हो गया, जब फर्निश की हम लोग बात कर रहे थे, तो फर्निश पे करना होगा वैल्यूएशन। तो पहले मान लेंगे वो हाउस है, अगर मिला होता हमको अनफर्निश्ड तो क्या होता, यही होता सिंपल, जैसे 7.5%, 10% या 15%, जैसा भी डिपेंड करता होगा हमारा सिचुएशन, उसी हिसाब से हम यहाँ निकाल के यहाँ वैल्यू फिट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अनफर्निश्ड मानते हुए। और क्योंकि उसमें फर्नीचर ऐड हो गया था, इसीलिए क्या हो गया है वो, इसीलिए क्या हो गया वो फर्निश हो चुका है। तो वैल्यू आप जो फर्नीचर होगा उसको उसमें जोड़ना होगा। फिर बात समझ में आ रही है। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, इसी का नोट हम बनाने जा रहे हैं आपका, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर नोट 2 में आप लिखिए वैल्यू ऑफ फर्नीचर। लिख रहे हो सलब, नहीं लिख रहे हो, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या होगा, इसमें देखो दो बातें होंगी, यहाँ भी दो बातें हैं। एक तो है भैया
क्या? हाँ The city और हाँ अगर यहाँ बात करते हैं, एक तो हो सकता है भाई उसका ओनर हो, जो आप यूज कर रहे हैं उसका क्या हो जाए, बड़े हाउस में ये तो ओनर होगा, ठीक है ना। इफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं, इफ एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ दैट फर्नीचर, इस तरीके से बुक में दिया नहीं है आपके, हम अपने हिसाब से करा रहे हैं, तो ये काम आपका इजी हो जाए। और इफ that furniture has been taken by employer on रेंट भी कह सकते हो या ऑन हायर बेसिस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ उसने क्या कि एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर का खुद का है, एम्प्लॉयर का, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर ने क्या किया है, उसको किराए पर लेकर हमको दिया है यूज करने के लिए, यूज करो। तो अगर उसका एम्प्लॉयर का अगर वो खुद का रहेगा तो क्या मानेंगे, 10% ऑफ कॉस्ट इसका ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय का नहीं, रेंट मिल दिया है, ठीक है ना, तो एक्चुअल रेंट या एक्चुअल हायर चार्जेस कुछ भी सकते हो, एक्चुअल रेंट कह लो, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड, ठीक है, बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय पे नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर पे करेगा, और सुविधा मिल गया इनको एम्प्लॉय भाई साहब को। यानी कि अगर वैल्यू ऑफ फर्नीचर की बात करें तो वहां पर जो लिखा ना ऐड करना है हमें वहां पर, तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया क्या, फर्नीचर की वैल्यू में अनफर्निश्ड माना, और फर्नीचर की वैल्यू को हमने ऐड कर लिया। या तो अगर वो एम्प्लॉयर का कॉस्ट है तो 10% ले लो, ओनर है तो, अन्य तो रेंट ले लो, दोनों में इसको एक चीज लागू होगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा हमको कि क्या है, एम्प्लॉयर उसका ओनर है या वो हायर चार्जेस पर लिया, रेंट पर लिया उसने। हटा दे इसको, बना लिए तुम लोग, नहीं बनाए, कौन सा वाला? एक्चुअली मतलब ये होता है, पेड मतलब होता है कि जैसे मान लो कि गर्मी है 2-3 महीने के लिए, ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया है, उसका खुद का कूलर है, कूलर परचेज किया है एम्प्लॉयर ने और हमको दिया लो यूज करो, तो हम क्या करेंगे, कूलर की कॉस्ट का मान लो 10,000 रुपए कूलर है, एम्प्लॉयर ने परचेज किया हुआ है, खुद का मालिक है एम्प्लॉयर, और हमको दे दिया, एम्प्लॉय दे दिया यूज करो, तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए का 10% निकालेंगे, यानी 1,000 रुपया एम्प्लॉय के हैंड में ये इनकम मानी जाएगी, टैक्स हो जाएगा एज ए परक्यूजिट। और अगर मान लेते हैं कि वो क्या किया है, किसी टेंट हाउस से मंगा दिया है, बाहर से किराया उठा लिया है, हायर चार्जेस उठा लिया है 2-3 महीने के लिए, और उसने क्या किया है कि 1,000-1,200 या 1,500 रुपए 2,000 रुपए किराया दे दिया, उसका यूज किए भाई साहब एम्प्लॉयर जी, और किराया कौन दिया, उसके यूज करने चार्जेस एम्प्लॉयर दे दिया। तो जो चार्जेस पे किया है एम्प्लॉयर इनके यूज करने के लिए, वही क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट उसका, और वो एम्प्लॉय के हैंड में क्या हो जाएगा, इनकम मानी जाएगी। भाई यूज आप किए हैं, देना चाहिए आपको, और कौन दे दिया, आपका एम्प्लॉयर पे कर दिया, तो आपका फायदा हो गया, पूरा अमाउंट जितना एम्प्लॉय रेंट पे करेगा, भाई आपको देना चाहिए था ना रेंट, कौन दे दिया, एम्प्लॉयर दे दिया, तो आपका तो बच गया, मतलब आपका फायदा हो गया, आइए टैक्स दीजिए हमको, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी, पर एक्विजिट्स माना जाएगा आपका। सर जो 10% हो डेप्रिसिएशन, ये उसकी वो है, वही मान लो तरीके से, हाँ यही मान लो, यूज किया आपने तरीके से, तो आपकी वैल्यू, आपको फायदा हो गया, हाँ वही लगभग वही मान चलो, हाँ पूरा एम्प्लॉय दिया है, फायदा एम्प्लॉय का नहीं फायदा हुआ है, फायदा किसको हुआ है, एम्प्लॉय को हुआ है। टैक्सेबिलिटी भी कौन दे रहा है, किस पर लग रही है टैक्स, एम्प्लॉय पर लग रही है, एम्प्लॉयर पर नहीं। एम्प्लॉय इसलिए दे रहा है कि भाई वो तो उससे काम करा रहा है ना, वो तो उसी में पैकेज में सब इंक्लूड होता है ना। अब जो भी अमाउंट रेंट दे रहे हो वो तो डिपेंड होकर उनके ऊपर करता है कि किससे क्या से लिए हैं, रेंट का बिल होगा ना, हर काम बिल से यहाँ होगा, और कुछ नहीं होगा, सबूत मांगेगी गवर्नमेंट, दिखाइए आप, इनकम अधिकारी आप पूछेगा आपसे, रेंट दिया है सब बिल दो तो मान्य हो जाएगा, बिल नहीं दो मान्य नहीं होगा, फिर वो झूठ बोल रहे हैं आप, हर चीज आप बिल से चलता है। खैर, तो ये सब आपने नोट कर लिया है नहीं कि बताइए हमको, हटाएं, ये आपने बना लिया सब बच्चों ने, इसमें कुछ करिए, अब नहीं आ रही होगी हमें लग रहा है, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ये भी क्लियर हो गया, जो ऑनलाइन है उनका भी क्लियर हो गया, जो मेरे सामने बैठे उनका भी क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत है, मेरे सामने बैठे उनको या फिर ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत है, पूछ लो हमसे।
प्रज्ञा कोई पूछना है यहाँ से, ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है। अब एक चीज और सुन लीजिए इसके आगे, थोड़ा में एक लाइन और ऐड कर दें हम। होता क्या है कभी कभी कि आपका एम्प्लॉयर जितना वैल्यू कर दिया, ये सब दे दिया आपको, और उसमें हो सकता है उसने 1500 2000 वो आपके सैलरी से कट भी करता है कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं, इस सुविधा के नाम पर एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से 1000 2000 रुपए कट भी कर लेता है, काट लेता है। ठीक है, तो हो सकता है हमने किया वैल्यूएशन 15% निकाला सैलरी का, तो मेरा आया लगभग मेरा आ रहा है 25,000 रुपए आ गया। ठीक है ना, तो 25,000 टैक्सेबल हुआ, लेकिन हमारा मान लो कि एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपए मेरे सैलरी से डिडक्ट कर लिया है, इस सुविधा देने के नाम पर सैलरी से काट लिया है। तो बताओ, तो मेरा एक्चुअल फायदा कितना हुआ? 25 का हुआ कि 20 का हुआ? 20 का हुआ सर। क्योंकि 5 तो मेरी सैलरी से वो काट लिया ना, 5 में लॉस हो गया हमारा, तो मेरा एक्चुअल फायदा क्या हुआ? 20 का हुआ। तो इसलिए जितना पैसा एम्प्लॉयर हमारा अगर हमारे सैलरी से काटा है, इफ एनी, अगर नहीं काटा है कोई बात नहीं, पूरा टैक्सेबल है। अगर कुछ पैसा वो एम्प्लॉयर ने अगर सैलरी से डिडक्ट कर लिया है, तो वो पैसा यहाँ हम रेज्यूमे से लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर लेस जगह नहीं बचाने लिख देते हैं, यहाँ पर हम यही लिख देते हैं, जो आपकी यहाँ वैल्यू आई नहीं, वैल्यू जो आपकी वैल्यू यहाँ आ रही है, इसमें क्या करना होगा? हमें लेस करना होगा, यहीं पर लेस कर देंगे इफ एनी अमाउंट डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, जो अगर कटा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। यही आपका क्या हो गया? यही आपकी क्या होगी? पर रिक्विजिट यही आपकी आ गई, यही आपकी पक्ष यहाँ पर आपका आ चुका है यहीं पर। ठीक है ना, नाम लेस करते हैं। ठीक है, ये बात तो आप क्लियर हो गई है, और ये भी नोट कर लिया आपने, बना लिया, और ये भी आपने उम्मीद कर रहे बना ही लिया होगा। ये बनाया, बताइए क्लियर है? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अब